नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हम अपने सब्जेक्ट पे सार्थक चर्चा करते हैं। साथ ही साथ यह जीएस के एग्जामिनेशन के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो या फिर जीआईएससी प्रवक्ता की या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, इन सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है और सार्थक होता है। आज का जो टॉपिक है वो क्षेत्रीय राज्य जैसे पंजाब और मैसूर है, और इस क्रम में जो आज पहला प्रश्न है वो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना और श्रीनगर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा शामिल था। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि श्रीनगर शामिल था। अब जरा सा हम इस पे निगाह डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि रणजीत सिंह जो थे, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी अमृतसर की संधि, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये जो प्रश्न पूछा है ये कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। प्रश्न यही है ना कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो डेफिनेटली क्या क्या राज्य में सम्मिलित थे और क्यों। ये जो बाकी के विकल्प आपको दिख रहे हैं जैसे दिल्ली, मकराना और काबुल, ये नहीं थे, और श्रीनगर क्यों था, ये एक प्रश्न बनता है। अगर ये चीज हम कॉन्सेप्ट जान जाएं कि क्यों इनके राज्य में श्रीनगर शामिल था और दिल्ली, मकराना और काबुल नहीं थे, तो हमें यह प्रश्न याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ये यहाँ पे देखते हैं, या आप देखेंगे कि 1809 में कौन सी संधि हुई थी, ये अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी। और इस संधि में हुआ क्या था, इसका तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज के पार सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का जो स्वप्न था वो टूट गया। अब आपने सतलज नदी की स्थिति देखी होगी, जम्मू कश्मीर में आप जब जाएंगे ज्योग्राफी में तो आप देखेंगे कि सतलज के पार का मतलब क्या हुआ कि उधर इनका जो स्वप्न था उनको विजिट करने का वो टूट गया। परंतु दूसरी ओर ये अपना प्रसार करने का इनको खुली छूट मिल गई रणजीत सिंह को, और उसी के क्रम में इन्होंने 1818 में मुल्तान, अब ये कैसे ये करते हैं अधिकार, तो 1818 में आप देखेंगे मुल्तान पे कर लिए। उसके बाद 1819 में कश्मीर, ये कश्मीर पे कर लिए, और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिए। 1834 में किसको जीत लिए, पेशावर को जीत लिए। यहीं से यह प्रश्न लोक सेवा आयोग बनाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ये जो आपने देखा कि अमृतसर की संधि जो अंग्रेजों के साथ हुई, इसमें मुल्तान पे अधिकार इन्होंने किया है, उसके बाद कश्मीर पे किया है अधिकार 1819 में, और 1834 में इन्होंने किस पे अधिकार किया है, पेशावर पे अधिकार किया है। अब यहाँ जो प्रश्नगत विकल्प में आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि दिल्ली, मकराना और काबुल के तरफ सतलज नदी के पार अमृतसर की संधि से सतलज नदी के पार के क्षेत्रों को जीतना इनके लिए कठिन हो गया, और ऐसी परिस्थिति में इन्होंने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर को 1934 में जीता, और श्रीनगर किस में आता है, कश्मीर में आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। यह प्रश्न कहां से बना है और किस तरह का प्रश्न है, और ये यहां पे इस तरह से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ जाते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ भी हम एक उसमें देख लेते हैं कि ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। इनका जन्म जो है 2 नवंबर 1780 को हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म
थोड़ा सा रणजीत सिंह के बारे में जान लेते हैं कि रणजीत सिंह का जन्म जो हुआ था वो 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 2 नवंबर 1780 को इनका जन्म हुआ था। और किसके घर हुआ था? तो मुखिया थे महासिंह, उन्हीं के घर हुआ था। ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। और इनका मिसल किस मिसल के थे महासिंह? तो आप देखेंगे किस मिसल से संबंधित थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। विकल्प सी इसका सही आंसर है। इस राजधानी से भी संबंधित एक तथ्य है, जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम देखेंगे। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह के राजधानी से जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें गलत होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगे। इनका क्या पूछा है? इनकी राजधानी पूछा है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। एक छोटी सी घटना है कि इनको लाहौर मिला कैसे। हुआ ये कि 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पे आक्रमण किया। कब किया था? 1798 में। किसने किया था? जमान शाह ने। जमान शाह ने क्या किया था? पंजाब पे आक्रमण किया। जब वो वापस जा रहा था तो उसकी कुछ तोपें जो है वो चिनाब नदी में गिर गई। कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाया और वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। ये जो उसकी तोपें गिर गई थी, इसी सेवा से खुश होकर के जमान शाह ने लाहौर पे अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। कब लाहौर पे अधिकार किया? तो आप देखेंगे 1799 में इसने लाहौर पे अधिकार किया है। मित्रों, यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है। यहाँ तो एक प्रश्न हमारे सामने है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो हमने देखा विकल्पों में कि लाहौर इनके राज्य की राजधानी थी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आया, हमने देखा कि लाहौर इनके राज्य की राजधानी थी। दूसरी चीज ये पूछ सकता है कि लाहौर पे महाराजा रणजीत सिंह ने अधिकार कब किया। तो वैसी कंडीशन में जो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 1799। तो हमको ध्यान रखना है 1798 ईस्वी की घटना ही है जो जमान शाह की तोपें नदी में गिरी थी और 1799 में इनको अधिकार दिया और इन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और ये बार बार जो है प्रश्न भूलता है, क्योंकि प्रश्न की पृष्ठभूमि जो है वो नहीं याद हो पाती है विद्यार्थियों को। तो सबसे पहले तो जानिए कि ये जो कोहिनूर दिया था ये शाह शुजा ने दिया था। अब सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, शाह शुजा कहाँ से आ गया। तो थोड़ा सा शाह शुजा के बारे में भी जान लेते हैं। ये पंजाब अहमद शाह अब्दाली के राज्य का भाग था। किसके राज्य का भाग था? अहमद शाह अब्दाली के राज्य का भाग था। यहां देखिए, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के राज्य का भाग था ये, ठीक है। और 1773 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली की कब होती है? 1773 में होती है। इसकी मृत्यु के बाद कश्मीर और कुछ छोटे भाग जो है, कश्मीर और कुछ छोटे भागों को छोड़ करके शेष भागों पर सिख मिसलों का अधिकार हो जाता है। और उधर अफगान अपने आंतरिक झगड़े में उलझ जाते हैं। इधर रणजीत सिंह को अपनी स्थिति को दृढ़ करने का अवसर मिलता है। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा, इसका जो पौत्र जिससे मिला है इनको रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं कि इनका पौत्र था। किसका पौत्र था? तो ये पौत्र था अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है।
अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। अब तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि रणजीत सिंह को जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था वो किससे प्राप्त हुआ था? शाह शुजा से। तो ये शाह शुजा कौन है? तो ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र है। और अब अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र शाह शुजा था, ये इसका एक जो भाई था वो कुछ सरदारों के साथ मिलकर उनकी सहायता से इसे विस्थापित कर दिया, स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। और इसी अवसर पे शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उसे कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था। तो मित्रों एकदम बिल्कुल क्लियर होगा कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किससे किया? शाह शुजा से। ये तो वन लाइन में प्रश्न है, लेकिन इस संदर्भ में यह शाह शुजा ने कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, अगर ये चीज हम इस प्रश्न के साथ ही जान लेंगे तो हमें यह प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अस्थायी हो जाएगा। मित्रों, ये सार्थक स्टडी हमेशा ये प्रयास करता है कि सार्थक चर्चा के साथ, सार्थक डिस्कशन के साथ प्रश्नों को आपको याद करवाए। इसलिए आप अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह के तमाम कंसेप्चुअल वीडियोस लगभग ऑल सब्जेक्ट्स के इस वीडियो पे प्रोवाइड होगी, आपको मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरे दूसरी आंख की रोशनी ले ली? यह जो कथन है, यह कथन आप देखेंगे, यह कथन महाराजा रणजीत सिंह का है। किसका है ये? महाराजा रणजीत सिंह का कथन है ये। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में यह चूंकि डायरेक्ट कथन है और इसमें थोड़ा सा ये जान सकते हैं कि रणजीत सिंह जो है बहुत कठिन परिस्थिति में, लगभग ये 12 वर्ष के जब थे रणजीत सिंह जी, तभी इनके पिता का देहांत हो गया। और जो शासन चलाया गया था वो एक प्रतिशासन परिषद, जिसमें इनके माताजी और सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन चलाया था। बाद में रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 में, यहाँ आप देखेंगे अभी हम पहले भी पढ़े हैं, बार बार ये चीज़ें हम देखते रहेंगे तो हमको याद हो जाएगा। जब ये आए तो लाहौर पे हमने बताया है कि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 1799 में, अमृतसर पर 1805 में, अमृतसर पर 1805 में, इसके बाद फरीदकोट, मालेर कोटला, अंबाला पर विजय ये प्राप्त कब किए थे? 1808 में। अंबाला भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अंबाला पे 1808 में। और छोटी छोटी जगहें आपने देखा है, फरीदकोट है, मालेर है, कोटला है, विजय प्राप्त किया। यह बहुत ही योग्य शासक थे और इन्होंने ही कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देख सकूं, इसीलिए उसने मेरे दूसरे आंख की रोशनी ले ली। केवल एक आंख से देखता था और इतने बड़े, इतने महान शासक हिंदुस्तान के ये हुए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछता है कि इनके उत्तराधिकारी कौन थे। तो बट नेचुरल है, इनके उत्तराधिकारी इनके पुत्र ही होंगे। और इनके पुत्र कौन थे? तो खड़क सिंह थे। कौन थे इनके पुत्र? आप देखेंगे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आपका है, खड़क सिंह थे। खड़क सिंह के बारे में जान लेते हैं कि ये सिंहासन पे कब बैठे थे। तो 1839 ईस्वी में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में, तब ये खड़क सिंह सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। अब हम इसमें देख रहे हैं कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन है। यहाँ पूछा अंतिम राजा, वहां उनका उत्तराधिकारी पूछा था, यहाँ अंतिम राजा पूछा है। तो अंतिम राजा कौन था आप देखेंगे इसमें। अंतिम राजा विकल्प डी इसका सही आंसर है, ये दिलीप सिंह थे। और ये कब से कब तक शासन किए यह भी जान लेते हैं। 1843 से 1849 ईस्वी तक ये शासन किए।
1843 से 1849 इनका शासनकाल। सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह 1843 से 1849। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? अभी हमने क्या पढ़ा, दिलीप सिंह कौन थे? सबसे पहले हमको ये जानना होगा ना कि दिलीप सिंह कहां से आ गए, ये कौन है। अभी हमने पढ़ा कि ये सिखों के अंतिम राजा थे, सिख राज्य के अंतिम राजा थे दिलीप सिंह जी। अब जब अंतिम राजा थे तो इनके संदर्भ में कुछ चीजें हैं, आप देखिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें जो सबसे पहला कथन है, ए ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। यहां से ये चारों ऑप्शन आपको याद करने पड़ेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो इसको याद करने के क्रम में कुछ चीजें हमने नोट डाउन की है पहले से ही। 23 अक्टूबर 1893 में इनका निधन हुआ, ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। यहां से देख लेते हैं कि आपको क्या याद करनी है। 23 अक्टूबर 1893 में इनका निधन हुआ, सही है ये। दूसरी चीज क्या हो गई, इनका निधन हुआ कहाँ था, देखिए आप यहाँ पे, तो इनका निधन पेरिस में हुआ था। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह का निधन कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, रूस में हुआ था, पेरिस में हुआ था, तो इसलिए हमको पेरिस भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से दो तथ्य हमको मिलते हैं, 23 अक्टूबर 1893 और पेरिस। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। नहीं, नासिक में इनकी अंत्येष्टि नहीं हुई थी। इनकी अंत्येष्टि कहाँ पे हुई थी? इनकी अंत्येष्टि जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पर नोट डाउन किया, इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था। नहीं, इन्होंने सिख धर्म छोड़ा था और क्या किया था, इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। चौथा ऑप्शन है कि वह कभी भी रूस नहीं गए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये रूस गए हुए थे, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाता है, रूस गए थे। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमको इनके बारे में, दिलीप सिंह के बारे में 4 तथ्य याद रखने हैं। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन स्थल पेरिस, अंत्येष्टि इनकी इंग्लैंड में, और इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, रूस ये गए थे। इतने तथ्य हम ध्यान रखेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आता है तो हमको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो हम डायरेक्ट जान लेते हैं 3 परिषद के सदस्य कौन कौन थे। इसमें हेनरी लॉरेंस, ये तो हेनरी लॉरेंस जो हैं ये तो अध्यक्ष ही थे, ये थे। जॉन लॉरेंस, ये भी थे, जॉन लॉरेंस भी थे। और जो तीसरे थे वो ग्रेविल मांसेल थे, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए यह प्रश्न जो है उस समय मूल्यांकन के उससे बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इसमें 3 नाम जो होने चाहिए थे वो 3 नाम नहीं थे। ये आपने 2 देखा, सर हेनरी लॉरेंस। हम पुनः इसको यहाँ कर देते हैं, हेनरी लॉरेंस। दूसरा जो है जॉन लॉरेंस, हेनरी जॉन। और तीसरा जो थे वो ग्रेविल मांसेल थे। ये कौन थे? ग्रेविल थे। आप इसको याद कर सकते हैं कि हेनरी जॉन ग्रेविल, ठीक है। पुनः इसको स्पष्ट लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हेनरी हेनरी जॉन और लास्ट में ग्रेविल, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। जिसमें हेनरी जो थे वो अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेन जो है सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट
तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद के सदस्य नहीं थे। ये दोनों लोग जो दिए हुए हैं ऑप्शन में, ये मेंबर ही नहीं थे। तो 2 मेंबर नहीं थे, जबकि इनको एक ही मेंबर को ऐसा देना चाहिए था जो नहीं थे। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा कि सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे और सर जॉन लॉरेंस जो है इसके सदस्य थे। साथ ही साथ अगर आप इसको डी ऑप्शन पे अगर अपने से लिख लेते हैं, ग्रेविल मांसेल, तब ये जाके 3 हो जाएंगे और इलियट नहीं होंगे। यह प्रश्न सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? इस प्रश्न में सबसे पहले देखिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो इसका टाइमिंग क्या है? 1766 से 1769। और इसमें विजयी कौन हुआ ये पूछ रहा है। तो कौन विजयी हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में? हैदर अली विजयी हुआ था। विकल्प बी इसका सही आंसर है। हम आगे चारों आंग्ल मैसूर युद्धों की चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ ये जान लेते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। तो हैदर अली विजयी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया वो कौन था? विकल्पों में देखेंगे तो कैप्टन पोपहेम, सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो और जनरल गोडार्ड। तो पोर्टो नोवो के युद्ध में हराने वाले जो थे वो कौन थे? तो ये सर आयरकुट थे। इन्होंने पोर्टो नोवो के युद्ध में क्या किया था? हैदर अली ने इनको हराया था। ये पोर्टो नोवो का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1781। यहाँ पे पोर्टो नोवो के युद्ध की तिथि भी हम देख लेते हैं। ये क्या है? ये 1781 में पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर की तरफ बढ़ जाते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। अब यहाँ किसकी राजधानी आ गई? टीपू सुल्तान की आ गई। तो इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाई थी? तो इन्होंने श्रीरंगपट्टम, विकल्प ए इसका सही आंसर है, श्रीरंगपट्टम को अपनी राजधानी बनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए? तो ऐसा कौन कर सकता है सिखों में? टीपू सुल्तान ही कर सकते हैं। तो विकल्प डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। देखिए जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था और सब सारे सन को दिखा रहा था, सेम तरह का प्रश्न आपको यहां देखने को मिला कि 1780 में ब्रिटिश सेना को कहां पे हराया था, वो जगह पूछ दिया इसने। हैदराबाद में हराया था, श्रीरंगपट्टनम में हराया था, पोलीलूर में हराया था, कहां पे हराया था? तो ये कहां पे हराए थे? आप देखेंगे ये पोलीलूर में हराया था। विकल्प बी इसका सही आंसर है। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकाट पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पे क्या किया? हरा दिया। नेक्स्ट प्रश्न। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की? तो किसके साथ की अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि? अभी ये चीज आगे आएगी और आसान हो जाएगी। ये श्रीरंगपट्टम की जो संधि अंग्रेजों ने की थी वो हैदर अली के साथ की थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहां पे करवाया? तो
बेगम समरू ने जो अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था वो सरधना में कराया था। इसको याद ही करना है। विकल्प सी इसका सही आंसर। बेगम समरू ने, ये कई बार यह प्रश्न पूछता है कि ये चर्च का निर्माण जो बेगम समरू कराए थे ये कहाँ पे कराए थे, तो ये सरधना में कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। कथन है और कह रहा है कौन सही नहीं है। तो यहां लिखा है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ की। ये अली मर्दान खान नहीं है जो बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ करने वाले हैं, बल्कि इनकी जगह पे मुर्शिद कुली खान थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खान। जिन्होंने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ की थी। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, आपको सही मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए थे। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी के मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगर कोई ऑप्शन सही नहीं है तो ये है आपका ए ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने अली मर्दान खां लिखा है, जबकि अली मर्दान खां नहीं थे, ये मुर्शिद कुली का थे जिन्होंने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ की थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसमें क्या कह रहा है ये? इसमें ये कूटों की सहायता से पूछ रहा है कौन कौन सा सही है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा सही है। जब यहाँ पहले देख लेंगे तब हम इसका उत्तर लगाएंगे तो सही। अब हम तीनों की परीक्षा करेंगे कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। क्या हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध में, ये जानना जरूरी है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था, यह भी जानना जरूरी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है वो कब होता है। सबसे पहले तो ये जानिए, तो ये होता है 14 जनवरी 1761 को। यहाँ पे आपको ये जानना होगा 14 जनवरी 1761 को होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। और अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया था। ठीक है, और ये क्या लिख रहा है, इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। इसीलिए यह कथन जो है ये प्रथम दृष्टया गलत हो गया। दूसरे कथन की समीक्षा करते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। नहीं, टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि श्रीरंगपट्टम की संधि जो हुई थी 1799 में, उससे युद्ध विराम हुआ था। इसलिए यह कथन भी गलत हो गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। हाँ, ये सही है। प्लासी का जो कर्नल क्राइव का गीदड़ भी इसको कहा गया है। मीर जाफर जो था इसने षड्यंत्र किया और सिराजुद्दौला की पराजय हुई। ये कथन सही है। यानी विकल्पों में जब देखेंगे तो ये देखेंगे केवल विकल्प बी इसका सही है, बाकी सारे कथन इसके गलत हैं। कथन कारण के जो भी प्रश्न होते हैं वो कंसेप्ट पे आधारित होते हैं। और कंसेप्ट क्या है, पानीपत के तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। कंसेप्ट क्या है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, क्या संधि से आगे बढ़ी थी या टीपू की मृत्यु हुई थी, ये कंसेप्ट है। फिर प्लासी के युद्ध पे आपको लेके गया यह प्रश्न और उसने बताया कि ये मीर जाफर ने षड्यंत्र किया था। तो इस तरह से 3 स्टेटमेंट पूछ करके और यह पूछा गया कि कौन सा सही है। तो 2 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो हम देख लेते हैं
अंग्रेजों और मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए, ये तो हम जानते ही हैं। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें जो अंग्रेज गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में वेलेस्ली था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो ये हम देख रहे हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने किसको दे रखा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे रखा है, जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसलिए क्या हो गया, यह सुमेलित नहीं हुआ। ठीक है, ये यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहीं पे हमको ये जान भी लेना है कि किस आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन था। जैसा कि हमने बताया, ये हम आंग्ल मराठा युद्ध के सेंस में लिख रहे हैं, आंग्ल प्लस मराठा ऐसे लिख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट में कौन था, तो फर्स्ट में आप देखेंगे, आप इसको ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, ये फर्स्ट में वारेन हेस्टिंग्स था। सेकंड में हम देखेंगे, सेकंड हम देखते हैं तो सेकंड में कौन था, सेकंड में हमको मिलेगा वेलेस्ली मिलेगा। सेकंड में वेलेस्ली है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय में कौन है, अभी हमने पढ़ा है और यही बार बार पूछा जाता है और प्रश्न गलत होता है। तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हेस्टिंग्स आ गए और लास्ट में जो थे वो हेस्टिंग्स ही थे। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण जो था वो पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान था। तो इसको वारेन वेलेस्ली हेस्टिंग्स से तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के अंग्रेज गवर्नर को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ यह प्रश्न भी हमारा, इसमें अन्य चीजों को जान लेते हैं। तो बक्सर के युद्ध में कौन था ये देख लेते हैं। अगर सुमेलित नहीं है कह रहा है तो यानी ये सुमेलित है। तो बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुंडो था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भी थे और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थे। तृतीय आंग्ल मराठा में थे, यहाँ देखिए आपने लिखा, द्वितीय आंग्ल मराठा में थे और चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय भी यही थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। तो ये चतुर्थ, अभी जो प्रश्न हम देख रहे थे जो जिसमें कथन था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मारे गए थे, उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है। कब मारे गए थे, तो ये मारे गए थे, आप देखेंगे युद्ध में 1799 ईस्वी में। विकल्प बी इसका सही आंसर है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, 1799 में मारे गए थे और अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। ये घटना कब की है, तो ये घटना जो है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर की घटना है। जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, सत्रह सौ 99 में, वहीं पे ये टीपू सुल्तान क्या हुए, मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, अब एक नेक्स्ट प्रश्न है जो पूरे डिटेल के साथ आप देखेंगे तो लगभग क्षेत्रीय राज्य से संबंधित सारे प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। ये प्रश्न है जहां से थोड़ा सा घुमाया जाता है और जो भी टॉपिक इस तरह का है जहां से प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें भी आपके सामने आ गई हैं। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ हमको दिख रहा है आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बार बार इसकी चर्चा आ रही थी, तो इसको क्रमवार हम देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये कब हुआ था। और ये कह रहा है कि इसमें कौन एक सुमेलित है कह रहा है, तो उसी में हमारा आंसर भी निकल जाएगा और हमको जानकारी भी हो जाएगी। ठीक है, हम इसको जान ही लेते हैं। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 तक हुआ था। सबसे पहले इसका समय जान लेते हैं। तो समय क्या है इसका, 1767 से क्या है 69, 1769 इसका समय है। इस दौरान जो अंग्रेज गवर्नर था वो वेरेल्स्ट था। कौन था, वेरेल्स्ट।
बहुत टिपिकल नाम है इसका, ये अंग्रेज भी ऐसे नाम रखते थे। ये गवर्नर था। और इसका अंत कैसे हुआ? तो 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। क्या हुआ था इसमें? मद्रास की संधि के द्वारा। मद्रास की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। कब? तो 1769 ईस्वी में। अगर ये मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था 1769 ईस्वी में, तो इसमें हैदर अली के पराजित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, यानी कि यह गलत हो गया। और तीन चीजें हमने जाना कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब के बीच हुआ? 1767 से 1769 के बीच हुआ था। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वेरेल्स था। अभी हमने देखा कि उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वेरेल्स था। और तीसरी चीज हमने देखा कि इसका जो अंत हुआ वो कैसे हुआ? तो मद्रास की संधि 1769 में हुई और यहीं से इसका अंत हुआ। ये एक कथन जाने और ये भी जान गए कि जो प्रश्न में दिया हुआ हैदर अली पराजित हुआ था ये गलत है। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा है। ये कब से कब तक हुआ था? 1780 से 1784। 1780 से कब तक चला था? 1784 तक चला था। इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो इस समय हम देखेंगे, इस समय अंग्रेज गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है 1784 में मंगलौर की संधि हो गई थी। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें 1784 में क्या हुआ? मंगलौर की संधि हो गई। मंगलौर की संधि से यह समाप्त हुआ। अब अगर ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, यह लाइन गलत हो गई। मेरा उद्देश्य यह है कि ये प्रश्न कैसे सही किए जाते हैं, क्या पूछता है। जैसे अगर हमको चारों आंग्ल मैसूर युद्ध तैयार है, उसका सन तैयार है, अंग्रेज गवर्नर तैयार है, और मद्रास की संधि से पहला समाप्त हुआ आंग्ल मैसूर, मंगलौर की संधि से दूसरा समाप्त हुआ आंग्ल मैसूर, अब तीसरे पे आते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा पे आंग्ल मैसूर युद्ध पे आ जाते हैं। यह कब से कब तक चला था? सबसे पहले ये देखते हैं कि यह चला कब से कब तक था। तो यह चला था 1790 से कब तक चला था? 1792 तक चला था। और इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो इस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो कौन था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेज गवर्नर था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान जो है वो तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। और 1784-85 में एक दूत अपना कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 में टीपू ने एक दूतमंडल फ्रांस भेजा। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टम के द्वारा की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो क्या हुआ इसमें टीपू सुल्तान ने बहुत प्रयास किया था, विदेशों में अपने लोग भेजे, और श्रीरंगपट्टम की जो संधि है इस संधि से यह समाप्त हुआ। तो ये जो ऑप्शन कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये प्रथम दृष्टया ही खारिज हो गया, क्योंकि युद्ध जीते ही नहीं, श्रीरंगपट्टम की संधि हुई कॉर्नवालिस के साथ, ये भी गलत हो गया। अब हम आते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर के पास। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर में क्या हुआ था? यह युद्ध कब हुआ था? तो आपने देखा है इसके पहले भी ये प्रश्न आया था, ये 1799 में हुआ था। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, ये भी पहले हम लोग देख चुके हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ कोई संधि नहीं हुई, बल्कि टीपू पराजित हो गया और युद्ध के मध्य ही दिवंगत हो गया।
अब यहां से कुछ और प्रश्न हैं जिनकी चर्चा हम कर लेना चाहते हैं। जैसे जो एक प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न जो है मद्रास की संधि और मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टम की संधि, ये कई बार पूछता है। तो हम यहां देखेंगे कि ये संधियों का क्रम जानेंगे। सबसे पहले मद्रास की संधि हुई थी, फिर मंगलौर हुई थी और फिर तब श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, प्रथम द्वितीय और तृतीय। इसको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज बार बार पूछता है कि इस समय गवर्नर कौन कौन थे। तो वेरेलस्ट, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस आपने देखा। और चतुर्थ में हम बताना भूल गए, चतुर्थ में जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड वेलेस्ली। एक प्रश्न यह भी पूछता है, ठीक है, ये कॉर्नवालिस हो गए, कॉर्नवालिस के पास वेलेस्ली हो गए। तो वेरेलस्ट, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली, ये चार शासकों को जानना है, तीनों संधियों को जानना है, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि। और लास्ट में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय क्या होता है, टीपू पराजित होता है और मारा जाता है। मित्रों, आज पंजाब और क्षेत्रीय राज से जो प्रश्न थे और जो उनसे रिलेटेड अन्य तथ्य थे वो हमने आपके सामने रखे। नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही एक अगली वीडियो लेके आएंगे, हम उसमें भी इसी तरह से जो भी प्रश्न है हमारे सामने उसको पूरी व्याख्या के साथ सार्थक चर्चा करते हुए हम उसको पुनः आपके सामने ले आने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद, नमस्ते।